मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली में हुकूमत साजी के सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। शिंदे का कहना है कि आईनी अथॉरिटी ही दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर मुनासिब फैसला लेगी। नहीं, बात तो नहीं होगी, लेकिन ऑप्शंस मुझे मालूम है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैं भी आंध्र का गवर्नर रहा हूं, तो ऐसे वक्त बहुत सिचुएशन आती है। एक पार्टी का देख लेते हैं ऑप्शन, उनको पूछ लेते हैं उनके पास क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट स्थापित कर सकते हैं नहीं, वो नहीं कर सकते हैं तो दूसरे को पूछना पड़ता है, फिर तीसरे को पूछना पड़ता है, और नहीं होता है तो फिर दूसरा रास्ता नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है उन पर वो निर्भर होता है, फिर क्या करे उसमें। उधर बीजेपी ने भी केजरीवाल के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि केजरीवाल हुकूमत बनाए और इक़्तिदार में आने के बाद अपने जरिए पेश शराइत को लागू करें। और संवैधानिक तौर पर आपको सरकार गठन करके वो तमाम मुद्दे जो आप उठा रहे हैं उनको हल करने का आपके पास एक मौका है। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या का समाधान न करके सिर्फ समस्या की बात करने से समस्या हल नहीं होगी, और एक गुबार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि लाल बत्तियां हटें तो आपको हटाने का मौका है, बंगले ना दिए जाए तो आपको ना देने का मौका है, आपको महंगाई रुकनी चाहिए तो आपको महंगाई रोकने का मौका है, युवाओं को रोजगार देने का मौका है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का मौका है। तो आपके पास समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने जन लोकपाल के मामले पर अपने मौकफ में कुछ नरमी लाई है। अन्ना ने पार्लियामेंट में पेश हुए जन लोकपाल बिल पर इत्मीनान का इजहार किया है। अन्ना का कहना है कि लोकपाल के मामले पर पेशरफ्त हुई है, जो एक मुस्बत अलामत है। रालेगंज सिद्धि में हामियों से खिताब करते हुए समाजी रहनुमा ने कहा कि बिल आइन का हिस्सा बनने के बाद इसमें तरामीम करके इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। वादा है कि जन लोकपाल बिल की मंजूरी का मुतालबा करते हुए अन्ना हजारे रालेगंज सिद्धि में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर बैठे हैं। अन्ना की हड़ताल का आज 5वां दिन है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। सीनियर सहाफी संतोष भारती इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अन्ना लोकपाल मामले पर कुछ नर्म दिखाई पड़ रहे हैं, क्या वजह है? जी संतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संतोष भारती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बता दें कि समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल पर अपने मौकफ में कुछ नरमी लाई है। अन्ना ने पार्लियामेंट में पेश हुए जन लोकपाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। अन्ना का कहना है कि लोकपाल के मामले पर पेशरफ्त हुई है, जो एक मुस्बत अलामत है। रालेगंज सिद्धि में हामियों से खिताब करते हुए समाजी रहनुमा ने कहा कि बिल आइन का हिस्सा बनने के बाद इसमें तरामीम की जा सकती है और बिल को मजबूत बनाया जा सकता है। वाज़ेह है कि जन लोकपाल बिल की मंजूरी का मुतालबा करते हुए अन्ना रालेगंज में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर। इस मामले पर बात करते हैं संतोष भारती से, जो सीनियर सहाफी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी संतोष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अन्ना लोकपाल मामले पर कुछ नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? जी संतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संतोष भारती तक इस वक्त शायद फिर से संतोष भारती जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। संतोष जी, क्या जानना चाहेंगे कि अन्ना जो है वो लोकपाल मामले पर कुछ नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? संतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आप बताएं। जी संतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आप। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे कि अन्ना लोकपाल मामले पर कुछ नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह बताई जा सकती है? नहीं, अन्ना नर्म नहीं है। अन्ना ने ये कहा है कि उन्होंने जो लोकपाल बिल रखा था
उसकी 75% मांगे सरकार ने मान ली इस बिल में डाली हैं सेलेक्ट कमेटी ने। जी जी। तो अन्ना कह रहे हैं अगर 75% सेलेक्ट कमेटी में बातें आ गई हैं 80%, तो फिर इसमें मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर 75 या 80% बातें इस बिल में नहीं आई हैं तो मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगा। जी जानना चाहेंगे कि आप लगातार अन्ना से टच में हैं, आप वहां बराबर उनसे मिलते रहे हैं, तो क्या लगता है कि कब तक अनशन खत्म कर सकते हैं अन्ना अपना? देखें, स्थिति बड़ी विचित्र है। अगर कल यानी शुक्रवार को, फ्राइडे को, जुमे को अगर लोकसभा में राज्यसभा में इस बिल के ऊपर बहस हो जाती और बिल पास हो जाता तो ये मंडे को लोकसभा में चला जाता। क्योंकि अन्ना ने कहा है कि जब तक बिल पास नहीं होता मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। अब ये मंडे को राज्यसभा में आएगा, ट्यूसडे को लोकसभा में जाएगा। तो यही देखना है कि जैसे ही बिल पास होता है वैसे ही अन्ना का अनशन टूटेगा। जी 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 जी। जानना चाहेंगे कि ये इल्जाम लग रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अन्ना हजारे की तरफ लॉबिंग हो रही है कि इसको थोड़ा नर्म किया जाए, अन्ना का रवैया थोड़ा नर्म हो, क्या ये वजह हो सकती है? नहीं, अन्ना का रवैया नर्म हो इसकी कोशिश किसी ने नहीं की। अपना फैसला खुद करते हैं और ये फैसला अन्ना का है। 75-80% बातें बिल में आ जाती हैं तो उससे वो संतुष्ट हैं। जी संतोष जी, जानना चाहूंगा कि आप एक पत्रकार हैं, इसके अलावा अन्ना से भी जुड़े हैं। जो मीडिया में इनको फुटेज मिलता था अन्ना हजारे को, इस बार नहीं मिल रहा क्योंकि दिल्ली में इस तरह की जो सियासत अभी चल रही है उस वजह से, तो क्या कहीं ना कहीं इस वजह से भी नर्म पड़ते दिख रहे हैं अन्ना? नहीं, इसका कोई असर अन्ना के ऊपर नहीं है। अन्ना अपनी जान देने को तैयार बैठे हैं। जी जी। और मीडिया में कवरेज मिलता है कि नहीं मिलता है उससे मुझे नहीं लगता कि अन्ना को कोई फर्क पड़ता है। अगर उससे अगर कहीं फर्क पड़ता है तो सरकार को फर्क पड़ता है। और अगर मान लीजिए अन्ना हजारे बार बार कहते हैं कि जन लोकपाल के पास होने से उनकी फैमिली को क्या फायदा, उनको उनके बाल है ना बच्चे हैं, इसका फायदा अगर किसी को है देश में है, न उन्हें पार्टी बनानी है न उन्हें चुनाव लड़ना है। वो मुल्क के लिए एक अहम काम कर रहे हैं। अगर मुल्क के लोगों को लगता है कि बेकार का काम है तो अन्ना के तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। अन्ना तो मुल्क के लिए अपना खाना पीना छोड़े हुए हैं या अनशन किए हुए हैं। तो इसलिए उसमें अन्ना का क्या इंटरेस्ट है? अगर किसी का इंटरेस्ट है तो इस मुल्क के लोगों का है। जी संतोष जी, जानना चाहेंगे अन्ना जिस बिल के बारे में बात कर रहे थे, जो वो चाह रहे थे वो तो हो नहीं रहा है, तो नर्म पड़ने की वजह क्या है? नर्म नहीं पड़े हैं। जी जी। कोई भी चीज 100% नहीं होती है। ये बंदूक की नोक पे आप किसी से कोई चीज नहीं मनवा रहे हैं। बंदूक की नोक पे तो नक्सली भी अपनी मांगे नहीं मनवा पा रहे हैं। जी जी। अन्ना एक गांधीयन है। अन्ना ने देखा कि उनकी 80% मांगे अगर सरकार मान रही है जी जी। और वो इम्पोर्टेंट डिमांड्स है जो सरकार मान रही है, अन्ना ने इसको एक्सेप्ट किया या अन्ना उसको मानने को तैयार हो गए, जिसको वो बार बार कह रहे हैं, आज नहीं कह रहे हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं। इसलिए इसमें नर्म पड़ने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो सिंपल एक उस समझौते पे पहुंचने की बात है जिससे इस मुल्क को फायदा हो। जी जी जी। जानना चाहेंगे कि इतने दिन से अन्ना जो है कोशिश कर रहे हैं जन लोकपाल बिल के लिए, अब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, आम चुनाव बिल्कुल सर पर है, 80% आपने कहा कि सरकार जो है बात मानने को तैयार है, तो क्या लगता है कि ये इंतखाबी एक हरबा होगा या वाकई में 80% बातें मानी जाएंगी? देखिए, अन्ना के लिए कोई इंतखाबी हरबा नहीं है ये। नहीं, अन्ना के लिए नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए या जो सियासी पार्टियां उनके लिए। अब कांग्रेस, देखिए अभी तो मुझे यही नहीं लगता कि बिल पास होगा। जी जी। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बिल को पास नहीं करना चाहती हैं। जी जी। इसलिए वो पीछे के अपने छोटी पार्टियों से, जिनमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उसके जरिए वो हाउस में शोर मचा। अन्ना ने कल मुलायम सिंह यादव से अपील की, बहुत हम्बल अपील की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुलायम सिंह जी, ये तो भ्रष्टाचार विरोधी बिल है, भ्रष्टाचार कंट्रोल होगा, ये जो समाजवाद के हक में है, आप इसे पास हो जाने दीजिए। मुलायम सिंह ने उनकी अपील का जवाब नहीं दिया और फ्राइडे को ये शुरू हुआ। बृहस्पति को उन्होंने ये अपील की थी, फ्राइडे को शुरू हुआ, कल फिर अन्ना ने अपील की कि मंडे को आप इसको पास हो जाने दीजिए, बहुत दिनों से लटका हुआ बिल है। जी जी। अब अगर समाजवादी पार्टी नहीं पास करना चाहती तो अब ये कांग्रेस और बीजेपी को देखना है, जिसका दोनों का मिला के 2/3 बहुमत है राज्यसभा में, किसको हम कैसे पास करें। जी जी। और अगर वो नहीं इसमें कोई कदम उठाती है बीजेपी और कांग्रेस, तो ये मानना चाहिए कि फिर समाजवादी पार्टी के इस डिस्टर्बेंस टेक्निक के पीछे कांग्रेस और बीजेपी का भी हाथ है।
जी भारती जी, संतोष भारती जी, अब इससे हट के थोड़ा दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। एक सियासी तजिया निगार के तौर पर अगर देखें, एक पत्रकार के तौर पर आप देखें, तो दिल्ली में इस वक्त जो चल रहा है उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, दिल्ली में क्या भूचाल आया हुआ है ये बताइए। ये सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी नहीं बनाएगी, उस ताल्लुक से क्या? देखिए वो तो साफ हो गया। जी जी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, जो दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, आज सवेरे उन्होंने कह दिया कि हमें कोई शर्त मंजूर नहीं जी। इसका मतलब है कांग्रेस अब बिना शर्त समर्थन नहीं कर रही है। जी बिल्कुल। यानी वो आम आदमी पार्टी की शर्तें नहीं मान रही है। बीजेपी और कांग्रेस ये चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएं और सरकार बना करके वो उन चैलेंजेस का सामना करें जिसका प्रॉमिस किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं सरकार बना सकता हूं बशर्ते ये दोनों पार्टियां ये साफ कर दें कि किन किन चीजों पे ये एक राय हैं और उतनी चीजों को हम लागू कर देते हैं। तो जिस दिन हम मना करेंगे कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं और आपका पहले सरकार की गवर्नर के पास चले जाओ कि हमने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो उस मजाक में अरविंद केजरीवाल क्यों फंसे हैं? जी बिल्कुल। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से एक शर्त रखी है कि हमारी इन 18 डिमांड्स में से जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो की हैं, बीजेपी और कांग्रेस कॉमनली कितना यस करती हैं। अगर वो यस करती हैं 7-8 पर अरविंद सरकार बना लेंगे, अगर वो एक पर भी एग्री नहीं करती हैं तो अरविंद क्यों सरकार बनाएंगे? और देखिए आइडियोलॉजिकल पोजीशन तो यही है कि कोई सरकार न बनाए, क्योंकि किसी को सरकार बनाने का मैंडेट ने नहीं दिया है। दोबारा चुनाव हो। जी संतोष जी, जी बिल्कुल। जी संतोष जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। ये थे संतोश भारती, जो कि सीनियर सहाफी थे दिल्ली से, वक्त हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्ना नर्व नहीं पड़े हैं, सरकार ने 80% बातें उनकी मान ली है। अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो शायद अन्ना कुछ नर्व पड़ सकते हैं, और अगर ये लोकपाल बिल पेश हो जाता है और पास हो जाता है तो उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अब दिल्ली दौड़ेगी, साथ जयपुर भी दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, पूर्वोत्तर के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरी मर्तबा मध्य प्रदेश के वजीर आला बन गए। उन्होंने आज भोपाल के तारीखी जम्बूरी मैदान में ओहदे और आज़ारी का हलफ लिया। गवर्नर राम नरेश यादव ने शानदार तकरीब के दौरान शिवराज चौहान को हलफ दिलाया। इस मौके पर आला पार्टी लीडरों के साथ साथ बड़ी तादाद में पार्टी अरकान और उनके चाहने वाले मौजूद थे। हलफबरदारी तकरीब में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, सीनियर लीडर एल के अडवाणी, पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह, राजस्थान के वज़ीर आला वसुंधरा राजे, गोवा के वज़ीर आला मनोहर पर्रिकर, टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू और सनतकार अनिल अंबानी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे याद होगा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, के रूप में संकुचित या विकट नहीं करूंगा।
मध्य प्रदेश के वज़ीर आला के हैसियत से हलफ लेने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने इंतखाबी मंशूर को लागू करते हुए मध्य प्रदेश के अवाम को ₹1 किलो चावल देने का हुक्म जारी किया। जम्बूरी मैदान में अवाम से खिताब करते हुए और शिवराज ने मिडिल क्लास अवाम के मसाइल के हल के लिए कमीशन की तश्कील का भी ऐलान किया। चौवन साला शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश के अवाम ने एक मरतबा फिर भरोसा जताया है। अपनी सादगी के लिए मशहूर शिवराज एक घरेलू शख्स की इमेज रखते हैं। एक नजर डालते हैं शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी पर। मध्य प्रदेश की सियासत में अनमिट नुकूश छोड़ने वाले शिवराज सिंह चौहान को अवाम ने तरक्की के नाम पर एक मरतबा फिर मौका दिया है। 5 मार्च 1959 को सेहूर के जेट में एक किसान खानदान में शिवराज ने आंख खोली। शिवराज के वालिद का नाम प्रेम सिंह चौहान और वालदा का नाम सुंदरबाई चौहान है। शिवराज की लीडरशिप सलाहियतों का अंदाजा उस वक्त हुआ जब उन्हें 1975 में स्कूल के इंतखाबात में सदर मुंतखब किया गया। 1976 और 77 के दौर में इमरजेंसी की खिलाफवर्जी पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। 1977 में आरएसएस से मुतासर होकर चौहान ने तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। चौहान को भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में फिलॉसफी के मज़मून में गोल्ड मेडल मिला। 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला। इससे कबल शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 मरतबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए। चौहान को मध्य प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का सदर नामजद किया गया। शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह के साथ 1992 में शादी के बंधन में बंधे। चौहान की अहलिया साधना सिंह एक घरेलू खातून हैं। उन्हें 2 लड़के हैं। जैसा कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इसी तरह चौहान की कामयाबी का राज उनकी अहलिया है। रियासत में चौहान को धरती के बेटे की हैसियत से जाना जाता है, जो किसानों के मसाइल के साथ साथ आम आदमी का भरपूर ख्याल रखते हैं। पहली मरतबा 1990 में चौहान बुधनी हलके से रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुए। इसके बाद विदिशा से रुकन पार्लियामेंट बने। देही तरक्कियात के लिए चौहान को पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों का रुकन भी नामजद किया गया था। चौहान को 2000 से 2003 तक बीजेपी का कौमी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। चौहान ने हालिया जीत पर तबसरा करते हुए कहा कि मैंने रियासत में एक वजीर आला की हैसियत से नहीं बल्कि आपके बेटे भाई की तरह काम किया है। रियासत के वज़रा और अपने सीनियर साथियों पर चौहान की मजबूत पकड़ रही है। चौहान के साथी काबीनी वज़रा और पार्टी के सीनियर अफराद कभी चौहान की चुटकी भी लेते हैं और तारीफ भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नाज़रीन, आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के हलफबरदारी तकरीब में चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। उससे आंध्र प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी रशीदुद्दीन साहब। जी रशीदुद्दीन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बाबू और बीजेपी में फिर से कुर्बत दिख रही है। मोदी और बाबू एक साथ एक स्टेज पर दिखे, इससे आंध्र प्रदेश की सियासत पर कितना असर पड़ सकता है? ये देखिए, आंध्र प्रदेश की सियासत पर जरूर उसका असर पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो इकदाम किया है बीजेपी की तरफ जाने का, ये खुद उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि 2004 से पहले भी उनको जो नुकसान हुआ था 2004 में, वो बीजेपी की वजह से नुकसान हुआ था, जब उस वक्त वो एनडीए में शामिल थे। क्योंकि 2 मरतबा वो हुकूमत से महरूम हो चुके हैं, लिहाजा वो किसी तरह भी कोशिश कर रहे हैं कि इख्तिदार में दोबारा वापस आएं। और उनकी ये भूल है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की मदद से उनके वोटों के फीसद में इजाफा होगा। तो यहाँ पर तो कोई बीजेपी का असर है नहीं। ये हालिया जो 4 रियासतों के इंतखाबात हुए थे, शायद उससे कुछ ज्यादा ही ये मुतासिर हो गए हैं। और उन्होंने जिस अंदाज से वहां मोदी से मुलाकात की और फिर अडवाणी और सुषमा स्वराज के साथ उनका जो रवैया था, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एनडीए के आइंदा कन्वीनर हैं। क्योंकि कन्वीनर का पोस्ट खाली हो गया है जेडीयू के शरद यादव के इस्तीफे की वजह से।
तो वो पूरी कोशिश ये करेंगे कि एनडीए के कन्वीनर बने और बीजेपी के सहारे आंध्र प्रदेश में अपना वोट बैंक मुस्तहकम करेंगे। जी रशीद साहब, जानना चाहेंगे कि स्टेट इलेक्शन भी करीब है, आम चुनाव भी, आम इलेक्शन भी करीब है। ये टीडीपी जो है वो तेलंगाना जो रीजन है उसमें कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। शायद क्या यही वजह मानी जा सकती है कि वो बीजेपी से हाथ मिला रही है? नहीं, देखिए, वो तो अपने जो सीनियर कायदीन है उनसे जब उन्होंने मुशावरत की जी। तो उन्होंने उनको यही बताया कि ये उनकी मजबूरी है, लेकिन जी। ऐसा नहीं है, मजबूरी नहीं है, बल्कि ये आप जैसे बता रहे हैं कि तेलंगाना क्या वो सीमा आंध्रा में भी काफी कमजोर हो गए हैं। जी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जो वहां पर जो असर है जी। उसके सामने पीछे पड़ गए हैं। तो वो ये समझते हैं कि बीजेपी के सहारे किसी तरह दोनों इलाकों में फिर वो अपने वोट बैंक को मुस्तहकम करें। लेकिन ये तेलंगाना का जो मसला है और उनका जो गैर वाज़ेह जो मौक़िफ़ है उनका, इससे दोनों इलाकों में उनको नुकसान होगा। जिस तरह 2009 में चिरंजीवी की पार्टी ने उनकी कामयाबी में रुकावट पैदा की थी, अब फिर 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की वजह से वो इख्तियार में नहीं आ सकेंगे। जी रशीद साहब, जानना चाहेंगे, बाबू जाहिर सी बात है तेलंगाना के खिलाफ है, बीजेपी फेवर में है, तो ऐसे में जो ये अलायंस होगा या ये गठजोड़ होगा वो सिर्फ तेलंगाना की हद तक होगा या पूरे रियासत में होगा? नहीं, देखिए, बाबू का जो 2009 का जो मौक़िफ़ है वो तो तेलंगाना के हक में है जी। और वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमने अपना मकतूब जो प्रणब मुखर्जी कमेटी को दिया था वो अभी वापस नहीं लिया है। लेकिन आप देखिए कि असेंबली में उनके सीमा आंध्रा अरकान का जो रवैया है उससे साफ जाहिर है कि बगैर बाबू की सरपरस्ती के वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो पार्टी के फैसले के खिलाफ हो। और फिर सीमा आंध्रा के उनके जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उन्होंने तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है मरकज में। तो आप बताइए कि ये जब तक चंद्रबाबू नायडू का मौक़िफ़ वाज़ेह ना होगा उस वक्त तक बताइए दोनों इलाकों के अवाम भी उन पर भरोसा करने वाले नहीं है। जी रशीद साहब, जानना चाहेंगे कि क्या बाबू की नजर में इस वक्त स्टेट की सियासत, रियासती सियासत से ज्यादा मरकज की अहमियत दी जा रही है? नहीं, वो मरकज की अहमियत का मसला नहीं है। चूंकि यहाँ उनकी अहमियत खत्म होती जा रही है तो लिहाजा वो चाहते हैं कि मरकज में किसी तरह कौमी कायदीन के दरमियान अपना मुकाम बनाए। जी। और हालिया अरसे में ये इत्तलात भी मिल रही थी कि अडवाणी ने उनका नाम तजवीज किया है एनडीए कन्वीनर की हैसियत से। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी ये जो मुलाकातें हैं और ये शमूलियत है ये तो सिर्फ अब से रस्मी ऐलान होना बाकी है। लेकिन इससे सबसे बड़ा उनको नुकसान जो होगा आंध्र प्रदेश में सेकुलर वोट और खास तौर से मुस्लिम वोट जो पहले ही से उनसे दूर हैं जी। और वो भी उनसे और दूर हो जाएंगे। उनको ये बात भी जाननी चाहिए कि 2004 जब उन्होंने अलायदी अख्तियार की थी उस वक्त उसके बाद उन्होंने कई मरतबा अक़लियतों के इजलासों में ये ऐलान किया कि वो दोबारा कभी बीजेपी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो ये सारे अपने जो वादे हैं वो तमाम वो करते जा रहे हैं, फिर बीजेपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। जी रशीदुद्दीन साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी रशीदुद्दीन साहब जो बाबू और बीजेपी के दरमियान जो नजदीकियां हो रही है उस ताल्लुक से हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हो चुका है, बस रस्मी ऐलान होना बाकी है। बाबू वो बीजेपी के साथ हो जाएंगे बहुत जल्द। नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आज मैं दौड़ूंगा, आज मैं दौड़ूंगी एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत।
टीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने कहा है कि 16वें लोकसभा की तश्कील के लिए आइंदा साल मुख्तलिफ मरहलों में आम इंतखाबात होंगे। अमेरिका के दारुल वाशिंगटन में ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वीएस संपत ने कहा कि लोकसभा के आम इंतखाबात 5 से 6 मरहलों में होंगे। संपत ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 2014 के आम इंतखाबात के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन इंतखाबात में 780 मिलियन अफराद के वोट डालने का इम्कान है। मुल्क भर में 8 लाख पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे और 10,18,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदंबरम का कहना है कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में शायद ही कोई जमात भरपूर अक्सरियत हासिल कर पाए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 20वें यौम तासीस के मौके पर एक मुबाहिसे के दौरान चिदंबरम ने कहा कि वो नहीं समझते हैं कि मुल्क को 2014 में भरपूर अक्सरियत वाली हुकूमत मिल पाएगी। And to get over our weaknesses. Our weaknesses stem from the fact that we are at our weakest point and therefore implementation is soft. हैदराबाद में मेट्रो रेल का काम तेजी से जारी है। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने चीफ इंजीनियर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन से बातचीत की। पेश है ज़ियाउद्दीन से ये खास बातचीत का हिस्सा। दरअसल ये किस नौयत का प्रोजेक्ट है और इसकी क्या खासियत है? हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है ये 72 किलोमीटर का एक मंसूबा है जिसके ऊपर तक हम अमल कर रहे हैं। 3 कॉरिडोर्स है इसमें। यानी एक कॉरिडोर होता है मियाँपुर से एलबी नगर जो कि एक लाइन कहलाती है, तकरीबन 29 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर है ये लाइन, जो यानी अमीरपेट से ये नेशनल हाईवे जो है उस पर से होती हुई एलबी नगर तक जाती है। ये मेन यानी हैदराबाद की जो मेन कॉरिडोर है, जो मेन रोड है, उसके ऊपर ये पहला कॉरिडोर है। दूसरा कॉरिडोर जो है हमारा वो जोबली बस स्टेशन से, सिकंदराबाद स्टेशन से होता हुआ, मुशीराबाद से, आरटीसी क्रॉस रोड से होता हुआ एमजीबीएस से आकर वहां से पुराने शहर में दाखिल होगा, जो दारुशिफा से फलकनुमा तक जाएगा। ये तकरीबन 15 किलोमीटर का कॉरिडोर है। और तीसरा जो कॉरिडोर है वो नागौल से, उप्पल से, तारनाका से होता हुआ अमीरपेट से जुबली हिल्स रोड नंबर 36 से निकलते हुए हाईटेक सिटी, अब तो हमने उसको रायदुर्ग तक करा है। तो ये कॉरिडोर है जो तकरीबन 28 किलोमीटर से रहेगा। तो जुमला 72 किलोमीटर के ये कॉरिडोर, 3 कॉरिडोर्स को मिलाकर हम फेज 1 कहलाता है। ये प्रोजेक्ट एक यानी इसमें कई चीज पहली बार हो रही है, यानी मिनी फर्स्ट जो कहते हैं हम, इसमें हो रहा है। एक तो ये है कि ये पहली बार है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, जब मेट्रो रेल की बात होती है तो दिल्ली मेट्रो और फिर कलकत्ता मेट्रो की बात होती है, तो हैदराबाद का जो मेट्रो है वो उससे किस तरह मुख्तलिफ होगा? टेक्निकली हमें यह बताएं। हमारे मेट्रो की खासियत यह रहेगी कि हम पहली बार सीबीटीसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल कहलाती है। यह टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार इस्तेमाल होगी। यानी इससे ये होगा कि ये सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है सभी टेक्निकली, इससे ये फायदा होगा कि ट्रेन्स यानी एक दूसरे को बात करते हैं, यानी ये हम कहते हैं यानी आम जबान में, यानी ट्रेन एक दूसरे में बात करेंगे। यानी आपको ऐसा रहेगा कि एक ट्रेन पीछे ट्रेन को कम्युनिकेट करेगी कि वो कितनी दूरी पे है। यानी जो अलग मेथड में ये रहता है कि पटरी बात करती है, पटरी पे मालूम होता है कि ट्रेन चले गई तो वो पटरी से सिग्नल जाता है कि भाई ये ट्रेन यहाँ से निकल गई है, पटरी खाली है। अब यहाँ पर ये रहेगा, ये ट्रेन खुद जाते हुए बताएगी कि ये कितनी दूर है, पीछे ट्रेन को मालूम रहेगा कि ये कितनी दूर है। तो इससे ये होगा कि जब यानी आज से 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद जब आबादी बढ़ जाएगी और बिल्कुल यानी सैचुरेशन आएगा, तो ये टेक्नोलॉजी से हम यानी 1.5 मिनट को एक ट्रेन चला सकें। यानी उसका बहुत बड़ा ये फर्क है। और फ्यूचर में इसको बदलने के लिए जो पैसा लगता था वो हम बचा रहे हैं। एक खदशा ये है कि यहाँ पर जो तारीखी यादगार हैं, इसको जो है इस प्रोजेक्ट से कुछ नुकसान हो सकता है। जी, इस सिलसिले में आपने बड़ी अच्छी बात कही। मिसाल के तौर पे चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, सालारजंग म्यूजियम, ये सब चीज़ों से दूर हटा दिया गया है। तकरीबन 200 से 500 मीटर दूर रहेगा ये। और जो कुछ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है जो कि मॉन्यूमेंट्स नहीं कहते